जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, अगर आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज जय हिंद लिखिएगा। कमेंट पे फटाक से जय हिंद लिखिए तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2024 से हमारी एक क्लास शुरू होने वाली है, जिसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बीएल ग्रोवर की किताब को पूरा का पूरा कवर करेंगे। राइट, 15 दिन के अंदर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पूरा, यानी कि ये किताब जो है 500 पेजेस की, हम पूरी फिनिश करेंगे, एक एक पन्ना। और ग्रुप रीडिंग मॉड्यूल होगा जिसमें ग्रुप में रहकर आप सभी लोग जो है वो बुक्स को पढ़ेंगे। और कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी कि हम इसमें पोमोडोरो टेक्निक्स का उपयोग करेंगे, काफी मजा आएगा। थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे और 10 मिनट का जो ब्रेक होगा, उस 10 मिनट के ब्रेक में मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा किताब से रिलेटेड, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड। तो मजा आता रहेगा कि आपकी बुक भी पूरी फिनिशअप हो जाएगी और हर एक पर्टिकुलर पेज जो है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, इंक्लूडिंग नोट्स। तो ये सेशन जो है वो सभी लोग जो है वो ज्वाइन करिएगा, लाइव सेशन है। और जो स्टूडेंट्स हमारे जनरल स्टडीज के बैच में ऑलरेडी हैं तो उनको अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, बट अगर किसी और को ज्वाइन करना है तो मात्र 49 रुपीज में 15 दिन का सेशन आपको मिल रहा है, मात्र 49। राइट, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वाला सेशन के बारे में जो है वो शेयर करिएगा। अब नेक्स्ट, हम आज जो डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है जिसमें कंप्लीट न्यूज एनालिसिस कवर करवाई जाती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्लास होती है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट प्लस एमसीक्यू उसके अंदर रहते हैं। और आप किसी भी स्टेट पीएससी या यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप जानते हैं करंट अफेयर्स तो आता ही है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और ये कुछ डिटेल्स मेरे बारे में जो है वो लिखी हुई है। प्लस इसके अलावा इस बैच के बारे में मैं आपको थोड़ी देर से जो है बताता हूं। हम लोग अभी अपने सेशन को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये एक बेसिकली आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा आर्टिकल है। ये जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर यूरोपियन यूनियन का डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, जीएस पेपर 2 3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नाम से ही समझ में आ रहा है। और देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इंग्लिश हिंदी में हम ये टॉपिक कवर करवाते हैं। फिर गोवा मुक्ति दिवस, एनेक्सेशन ऑफ गोवा, गोवा लिबरेशन डे, इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। गोवा के ऊपर पोर्चुगीज का कब्जा था, जो मैंने आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है। फिर कैटाबैटिक विंड्स क्या होती है, देखो एक प्रकार की हवाएं हम लोग को देखने को मिलती हैं जिनका नाम होता है कैटाबैटिक। राइट, तो ये हवाओं का नाम थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ज्योग्राफी में इससे रिलेटेड टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो ज्योग्राफी की अपने जनरल स्टडीज के अंदर ये कैटाबैटिक विंड जो है वो एक टॉपिक ऐड जो है वो आपको करना है। क्योंकि देखो होता क्या है कि जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स आपस में लिंक होते हैं, जो चीज करंट अफेयर्स में आती है वही चीज जनरल स्टडीज में पूछी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपको पता है कि गाइस, सरकारी जॉब जो होती है उसमें रिजर्वेशन होता है पीडब्ल्यूडी के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। राइट, तो आपको एक चीज पता है, तो उसमें कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स है जो इंक्लूड नहीं किए गए हैं, तो उसी को लेकर एक आर्टिकल था, तो इसकी मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूंगा। देन मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में कुछ हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे कि सरकार के क्या कदम है समुद्री जो प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। हालांकि एनवायरमेंट का जो लेक्चर्स मैंने आप लोग के लिए थे जनरल स्टडीज में, उसमें ये टॉपिक कवर करवा दिया था। अब खेसारी दाल करके होती है, ग्रास पी, यानी कि देखो आपको ये दाल दिखाई दे रही है। राइट, दाल खाना तो कितना अच्छा होता है, बट एक्चुअली में ये जो इंसान ये दाल ज्यादा खाते हैं उनको, और ये दाल इंडिया के अंदर बैंड है सिंस 2015, और जो लोग ये दाल ज्यादा खा लेते हैं उनको पैरालिसिस की समस्या हो जाती है, सोचिए आप। तो इस दाल के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, आपको शायद याद आ रहा होगा कि अभी हमने रिसेंटली एमपीपीएससी का एग्जाम जो है वो, यानी कि प्रीलिम्स जो अभी हुआ था, उसको डिस्कस किया था, जिसका पेपर जो था वो 17 दिसंबर 2023 को था, और ये 14 दिसंबर 2023 की हमारी न्यूज एनालिसिस है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिट्स एमबीपीएससी में पूछा गया। आप सोचिए, 2 3 4 दिन पुरानी न्यूज भी जो है वो एग्जामिनेशन में आ रही है। ये यूपीएससी खेलता था, स्टेट पीएससी भी खेल रही है इस प्रकार की चीजों पे। तो करंट अफेयर्स पे ऑन डेट तक आपको फोकस करना है। ट्राई करो लाइव क्लासेस अटेंड करने की, क्योंकि लाइव क्लासेस से फायदा ये मिलता है कि आप एट अ टाइम जो है वो अपनी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, और एक अटेंशन जो है वो मिलता है। क्योंकि लाइव का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई आप एट अ टाइम जो है जिस समय क्लास चल रही है उस समय अटेंड करो और खत्म करो। थ्रेट ऑफ साइबर अटैक्स, तो साइबर अटैक्स की बड़ी दिक्कतें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो काफी सारे नुकसान है ना आज की डेट में साइबर अटैक्स के, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ये हाउती मिलिटेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, देखो बड़े स्टाइल से खड़े हुए हैं साले, न जाने कितने लोगों की जान ले लेते हैं।
एनीवेज, तो ये सब पूरे टॉपिक्स हैं जो एक एक करके हम लोग जो है वो कवर अप करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक. आई थिंक सभी को सभी चीज क्लियर है, किसी को कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ क्लियर है. तो प्लीज ओके लिख दो. वीडियो ऑफ है सर? क्या वीडियो सभी को ऑफ दिखाई दे रहा है? सब कुछ क्लियर है तो ओके लिख दो. वेरी गुड. निशा भी आज आई हैं ऑनलाइन क्लास में. वेरी गुड. रविंद्र, गीता, उपासना, निशा. सर क्लास में वीडियो ऑफ है भाई, बंद करके चालू करो. क्लास में वीडियो ऑफ नहीं है. ऐप रीस्टार्ट करिए. जल्दी मुझे संकेत दीजिए तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करें. रविंद्र, स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है? रविंद्र, स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है? क्योंकि मेरे एंड से तो स्क्रीन दिख रही है. एप्लीकेशन ऑफ करके ऑन करिए. एप्लीकेशन ऑफ करके ऑन करिए. कल रविंद्र के साथ भी ये वाली प्रॉब्लम आई थी. पूरी एप्लीकेशन ऑफ. ऑफ मतलब समझ में आता है कि वो अपन कंप्लीट बंद एप्लीकेशन. होम बटन दबा के वापस एप्लीकेशन ऑन नहीं करनी है. वो आता है ना कि बहुत सारी स्क्रीन पीछे बैकग्राउंड में कौन सी एप्लीकेशन चल रही है वो खुल जाता है और फिर हम लोग उस एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं, तो वैसा क्लोज करना है. रविंद्र कंफर्म करो. गीता कंफर्म करो. निशा, उपासना. अब ठीक है, वीडियो दिख रहा है ना, सामने नजर आ रही है स्क्रीन? ठीक है. तो हम लोग बात कर रहे हैं 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के बारे में. ये टॉपिक पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. आपको पता है एक कंट्री के अंदर एक डेमोक्रेटिक, प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए, राइट? तभी वो लोकतंत्र कहलाएगा, तभी प्रॉपर डेमोक्रेसी कहलाई जाएगी. जैसे पहले के समय पे ऐसा नहीं होता था. जब मैं आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको काफी सारी स्टोरीज बताई हैं कि पहले के समय पर क्या होता था, जिसके पास प्रॉपर्टी है उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा होती थी, जो एजुकेटेड है उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा होती थी. तो ये एक प्रकार का क्या है, भेदभाव है, एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हम लोग को देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर. तो इसी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? भेदभाव को खत्म करने के लिए और एक लोकतंत्र बनाने के लिए, डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश करने के लिए प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ये आप अपने मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं और प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही. तो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, एक लोकतांत्रिक सिद्धांत हम लोग को देखने को मिलता है जो क्या इंश्योर करता है, इक्वल वोटिंग राइट जो है वो सभी इंडिविजुअल्स के लिए होनी चाहिए. प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान मतदान अधिकार जो है ये सुनिश्चित करता है. ये बोलता है कि सभी सिटीजन जो है उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है वो इक्वल से होना चाहिए. इक्वल से का मतलब सभी नागरिक जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो एक समान उनका योगदान होना चाहिए, राइट? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, राइट? यानी कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें हर एक व्यक्ति जो है उसका एक समान रोल होना चाहिए. किसी को ना ज्यादा प्रायोरिटी देना है ना किसी को कम, इक्वल. बात समझ में आ रही है यहाँ पे? ये कंसेप्ट जो है वो प्रमोट करता है किस चीज को, फेयरनेस को. ये कंसेप्ट जो है वो किस चीज पर जो है वो फोकस करता है, फेयरनेस पर. कि जो भी प्रक्रिया जो हो रही है वो निष्पक्ष तरीके से हो रही है, फेयर हो रही है, बिना किसी धांधेबाजी की हो रही है. कौन सी प्रोसेस? इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन की प्रोसेस. भेदभाव को जो है वो दूर करता है, सब लोग पार्टिसिपेट कर सके उसको इंकरेज करता है कि भैया सभी लोग इक्वल हैं देश के अंदर. अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं है इलेक्शन प्रोसेस का. जितना वोट अमीर का है उतना ही वोट गरीब का भी हम लोग, यानी कि वोट की वैल्यू गरीब की हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है. और ये पॉलिटिकल इक्वलिटी स्टैब्लिश करता है, राजनीतिक समानता जो है वो स्थापित करता है. तो ये है डेफिनेशन आपकी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू की, जिसको आप मेंस में भी जो है वो उपयोग कर सकते हैं. क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के थ्रू पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको मेंस की भी एक अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसी लाइनें लिखनी है. अब देखिए किस प्रकार से ये 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू जो है वो डाइल्यूट किया जाता है. अब ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कैसे इसको डाइल्यूट करना है, मतलब कि कमजोर करना इस प्रिंसिपल को. देखिए एक होता है क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन और दूसरा होता है क्वालिटेटिव डाइल्यूशन. मेरे साथ रिपीट करो, बोलो. क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन और दूसरा है क्वालिटेटिव डाइल्यूशन. रिपीट करिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. अब क्वांटिटी में क्या छुपी हुई है?
क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी छुपी हुई है। इसमें क्या किया जाता है, देखो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो 2.53 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक एमपी कितने लोगों को, 2.53 मिलियन, या फिर मैं कह सकता हूं लगभग 25 लाख लोगों के लिए एक एमपी है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगभग कितने लोगों के लिए है, 25 लाख लोगों के लिए। और एक एमपी तमिलनाडु के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, वो 1.84 मिलियन लोगों के लिए है, यानी कि 18 लाख लोगों के लिए लगभग एक एमपी है। तो ये भेदभाव है कि नहीं एमपी की पावर में या एमपी के रिप्रेजेंटेशन में? एक जगह पर एक एमपी ज्यादा लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक जगह पर एक एमपी कम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भेदभाव है एक प्रकार का। तो ये है क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन, कि क्वांटिटी के हिसाब से डाइल्यूट जो है वो किया गया। बट ये चीज जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा था तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था, उसकी वजह यह है, हमारी कंट्री में फेडरलिज्म की प्रोसेस है, राइट। संघवाद हम लोग को हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिलता है, जो मैं आपको पॉलिटी में पढ़ा चुका हूं। जिन स्टूडेंट ने जीएस की क्लास नहीं करी है, आप जीएस की क्लास जरूर करिए, क्योंकि जीएस से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं। जनरल स्टडीज आपके लिए कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ था, आपको अगर रिकॉल कर पा रहे हो, याद कर पा रहे हो, तो मैंने आपको बता दें कि हमारी पूरी कंट्री के अंदर फेडरलिज्म है और यूनिटी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है भारत, है ना। यूनियन तो स्टेट से मिलकर एक यूनियन बना है। अब इसकी इक्वलिटी के लिए हमें क्या देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए हर एक स्टेट के अंदर एमपी के वोट की वैल्यू जो है वो अलग अलग हम लोग को देखने को मिलती है हर एक स्टेट से। क्योंकि देखो आप ध्यान से समझिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस जब हम लोग को देखने को मिलते हैं, जनरल इलेक्शंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, तब राज्यसभा के मेंबर तो चूज किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा से। राज्यसभा के मेंबर जो है वो चूज किए जाते हैं, ये बात सभी को पता है। और भी प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन वगैरह होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, अभी अभी उसकी जरूरत नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के। तो आगे की बात करते हैं। एक जनरल आइडिया, राज्यसभा को अभी हटाओ, मेन है लोकसभा। तो लोकसभा के अंदर जो लोग चुन के आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, कौन लोग चुन रहा है, आप लोग, हम लोग चुन रहे हैं, सभी आम जनता, सिटीजन चुन रही है, राइट। अब इसमें मेन चीज क्या होती है, इसमें किस राज्य से कितनी सीटें लोकसभा की होंगी, ये कैसे डिसाइड होता है, उस राज्य की पॉपुलेशन के आधार पर डिसाइड होता है। ये बात टेरिटरी की नहीं है। जब मैं आपको डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बोला था कि ये बाउंड्री या एक स्टेट की टेरिटरी की बात नहीं है, ये वहां के लोगों की बात है। बात मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आ रही, समझ में आ रही तो हाँ लिखिएगा, यस यस, रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि जो स्टूडेंट जीएस के वो लिखेंगे यस। अगर कहीं पर भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज बताइएगा, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा। आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान को देखेंगे, तो राजस्थान के अंदर पॉपुलेशन कम है, वहीं और टेरिटरी राजस्थान की बहुत बड़ी है। वहीं आप दिल्ली के अंदर देखेंगे तो दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, टेरिटरी छोटी है। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो दिल्ली के अंदर ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी नजर आएंगी एज कंपेयर टू राजस्थान, टेरिटरी के मामले में। तो इसमें हम लोग को क्या ये नहीं देखने को मिलता कि कितना बड़ा क्षेत्र है, तो क्षेत्रफल नहीं देखा जाता, जनता को देखा जाता है कि जनता के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, और उस अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि किस राज्य से किस स्टेट से कितनी सीटें लोकसभा की होंगी। और ये पूरी चीज कौन डिसाइड करता है, तो ये पूरी चीज डिसाइड करती है हमारी डीलिमिटेशन कमीशन। कौन डिसाइड करती है, डीलिमिटेशन कमीशन। ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं पॉलिटी की क्लास में, जो हमने पूरी पॉलिटी कवर कर ली है। जो भी स्टूडेंट 2024 में तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटी पूरी कवर कर लो कोर्स से। तो ये समझ में आया कि क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन इस प्रकार से क्वांटिटी में
हम लोग को ऊपर नीचे सिनेरियो देखने को मिलता है। एक होता है क्वालिटेटिव डाइल्यूशन, इसमें आता है गैरी मैंडरिंग टेक्निक। ये टेक्निक का नाम थोड़ा ध्यान में रखना, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, गैरी मैंडरिंग टेक्निक। ये टेक्निक जो है आप मेंस में उपयोग कर सकते हो। कई बार क्या होता है, कई बार कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस पॉलिटिक्स के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है कि इन लोग जानबूझकर कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी कर देते हैं वोट्स को डाइल्यूट करने के लिए, क्वालिटेटिव डाइल्यूशन। अब एक व्यक्ति के सामने अगर 5-6 चॉइसेस होंगी तो उसको चूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो ये क्या करते हैं, एक मेजर पार्टी और माइनर पार्टीज काफी सारी बना देते हैं जानबूझकर, या अपोजिशन में पार्टी जो है वो खड़ी कर देते हैं, जिससे कि वोट्स जो है वो डाइल्यूट हो जाए। कुछ लोग किसी को करे, कुछ लोग, जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ कि कैसे हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, इसका एक प्रॉपर लेक्चर है अलग से, तो वो आप जरूर देखिएगा जनरल स्टडीज की क्लासेस के अंदर। तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, जिस पॉलिटिकल पार्टी को 50% से भी कम वोट मिले होते हैं वो भी जीत जाती है। 25%, 30% वोट में पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, उसने सरकार बना ली। ये चीज होती है, ये जेन्युइनली होती है। ये चीज आपको कब समझ में आएगी, जब आप प्रॉपर बेसिक से पढ़ेंगे, और ये चीज जीएस के अंदर आपकी हेल्प करेगी। अब आप सोचो कि करंट अफेयर्स की क्लास में वो चीज मैं आपको पूरी चीज कवर करा दूं, तो वो इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए जीएस प्लस करंट अफेयर्स दोनों पर कमांड बनाना जरूरी है। तो हमने पढ़ा हुआ, ये बात याद रखो। कम ऑन गाइस, रिप्लाई करिए, क्या ये बात हमने पढ़ी थी? उपासना, रविंद्र, निशा, गीता आप सभी लोग क्लास में थे पॉलिटी की। ये वाली क्लास हमने क्या पढ़ी थी पॉलिटी की? मैंने आपको बताया था कि हमारी कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना लेती है तब भी जब उसको 50% से कम भी वोट मिले होते हैं। मतलब सोचिए आप, देखिए 30% वोट अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को मिल गए हैं तो भी उसने सरकार बना ली। मतलब कि 70% लोग देश की नहीं चाह रहे हैं कि ये इनकी सरकार आए, फिर भी ऐसा हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ मल्टीपल पार्टीज, वोट जो है वो डाइल्यूट हो जा रहे हैं। इसी चीज को बोलते हैं क्वालिटेटिव डाइल्यूशन। सभी को बात समझ में आ रही है? सभी को क्लियर है जो चीज मैं बोल रहा हूं? कम ऑन, रिप्लाई करो, ऐसे बैठना नहीं है, यू हैव टू रिप्लाई। लाइव क्लास चल रही है, ऐसे बैठना नहीं है। कम ऑन, सभी को जो चीज बता रहा हूं समझ में आ रही है ना? अब देखिए, आर्टिकल 81 और आर्टिकल 170 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये स्पेसिफाई करता है कि सेम पॉपुलेशन रेशियो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी के। तो सेम पॉपुलेशन रेशियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई जो जितनी भी, चाहे अगर स्टेट विधानसभा हो, राइट, चाहे लोकसभा हो, इसमें जनता की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स जो है वो बनाई जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख लोग के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव है, राइट? ये हो सकता है 10 लाख लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी। अब अगर एक स्टेट के अंदर 50 लाख लोग हैं तो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी, करेक्ट? एक स्टेट के अंदर 30 लाख लोग हैं तो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये इस प्रकार से जो है वो डिजाइन जो है वो किया जाता है कि रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो सके, यानी कि हर एक व्यक्ति का इक्वल वोट और इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके लोकसभा में और राज्यसभा में। दैट्स व्हाई, ओ सॉरी, लोकसभा में और विधानसभा में। बात समझ में आ रही है सभी के यहां पे? अब आर्टिकल 327 ये क्या कहता है? ये पार्लियामेंट को बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो डीलिमिटेशन से रिलेटेड कानून बनाए। इसको परिसीमन कहते हैं हम लोग हिंदी में, डीलिमिटेशन को परिसीमन। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब यही होता है लोकसभा की और विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना, बाउंड्री बनाना कि क्या क्षेत्र जो है वो होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्षेत्र वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, बट वो किसके ऊपर डिसाइडेड होती है? वो पॉपुलेशन के ऊपर डिसाइडेड होती है। बात समझ में आ रही है सभी के? और डीलिमिटेशन कमीशन पर मैंने एक वीडियो भी अलग से बनाया हुआ है। और डीलिमिटेशन कमीशन जो परिसीमन आयोग जो है वो इतना पावरफुल आयोग है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे भी जाकर आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते इसके डिसीजन, यानी कि डीलिमिटेशन कमीशन ने बोल दिया कि इतनी सीटें होनी चाहिए इस राज्य की, तो वो इतनी पत्थर की लकीर है, वो उसको आप वो इतनी पावरफुल बॉडी है कि उसको आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर चैलेंज नहीं कर सकते, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी उसके डिसीजन को
नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती, इतनी पावरफुल है ये। इसके बारे में डिटेल में पढ़ाए हो, अगर आपको जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़ा है तो डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में पढ़ लेना। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना टाइप करना है व्हाट इज डीलिमिटेशन, उसके आगे लिख देना झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। तो आपको जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन यूट्यूब पे डीलिमिटेशन कमीशन का पूरा वीडियो मिल जाएगा। और देख ही लेना, आज जिन लोगों ने नहीं देखा तो आज के आज ये टास्क कंप्लीट कर लो, और पेन और पेपर लेकर बैठा करो, जो भी चीज मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, जो भी टास्क दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट उसको नोट डाउन कर लिया करो। तो यहां पर बात समझ में आ रही है। आर्टिकल 327 क्या कहता है कि पार्लियामेंट को बोलता है कि पार्लियामेंट डीलिमिटेशन से रिलेटेड कानून बना सकती है, और आर्टिकल 330 और 332 के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो सीट्स है वो रिजर्व की जाएंगी, ये लिखा हुआ है। और डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 और आर्टिकल 329 ए, इसने डिक्लेयर किया है कि डीलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर जो होंगे वो फाइनल होंगे। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये इन आर्टिकल के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है। आगे की चर्चा करें। अब देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा। लीगल प्रोविजन के अंदर आर्टिकल 82 हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, जो अलाउ करता है कि लोकसभा की सीट जो है वो हर एक सेंसस के बाद रीएडजस्ट की जाएंगी। मतलब हर एक जो जनगणना होती है, हर एक जो सेंसस होता है हर 10 साल में, जैसे ही वो सेंसस कंप्लीट होगा उसके बाद फिर से नई सीटें लाई जाएंगी। बट क्या ऐसा भी चल रहा है? तो नहीं चल रहा है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, अभी जो है वो फ्रीज हो गई है 2026 तक। 2026 तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं तैयार की जाएंगी। एक्सेप्शन है ऑब्वियसली बात है जम्मू एंड कश्मीर। तो 2026 तक कोई भी डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो नहीं बैठाई जाएगी पूरे लोकसभा के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए, राइट। 2026 के बाद जो सेंसस आएगा मतलब 2031, उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगी और फिर लोकसभा की सीटें जो है वो डिसाइड की जाएंगी। अभी तक के लिए फ्रीज कर दिया। क्यों फ्रीज कर दिया? क्योंकि देखो इसमें बहुत खर्चा आता है और बहुत सारी चीजों को चेंज करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज होना मतलब खर्चा बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बोला कि अभी पॉपुलेशन स्टेबल चल रही, तो उन्होंने बोला कि स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए 2026 तक फ्रीज कर दो, कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो नहीं वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैं डिलिमिटेशन में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो बताइए आप इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। हालांकि ये जो टॉपिक जो मैंने भी आपको पढ़ा है इसमें इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसके बारे में मैंने भी आपको बताया नहीं था, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग क्या आंसर लिखते हैं बताइए। उपासना, रविंद्र, आप भी रिप्लाई करो, रिप्लाई कर ही नहीं रहे हो। कम ऑन, यू हैव टू पार्टिसिपेट। ऐसे बन के बैठना नहीं है चुपचाप। क्वेश्चन ये पूछा गया है, 1976 में एक अमेंडमेंट लाया गया था जिसके थ्रू पॉपुलेशन फिगर को फ्रीज कर दिया गया था 2001 तक के लिए, 2001 सेंसस तक के लिए। और 1971 के सेंसस के आधार पर वो चलेगी, सीटें जो है वो डिसाइड की जा रही हैं। भैया इसका आंसर होगा ए। वेरी गुड गीता। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसके थ्रू जो है वो डिसाइड किया गया था। और अभी जो है वो है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसके थ्रू डिसाइड किया गया कि 2001 के सेंसस के आधार पर पॉपुलेशन डिसाइड की जाएगी और 2026 तक फ्रीज कर दिया जाएगा। याद आ रहा है कि नहीं? क्या हमने ये चीज कवर करी थी कि नहीं? बताइए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, नाम समझ में आ रहा है? यूरोपियन यूनियन का एक ऐसा कानून जो किससे रिलेटेड है? डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है कि जो वन जो है, जंगल जो है, उसको हम लोग काटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए यूरोपियन यूनियन एक बहुत ही बेहतरीन कानून लेकर आया है। तो ये टॉपिक जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, तो अब हिंदी में जो लिखा हुआ है ना, तो ये कटाई विनियमन, तो ये चीज ध्यान में मत रखना, ये ध्यान में रखना, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, आप देखो मेन चीज आपसे यही पूछी जाती है एग्जाम में कि भाई बताओ ये है क्या। तो ये यूरोपियन यूनियन का एक कानून है, पहली चीज तो ये समझ में आ ही रही है ना। दूसरी चीज, इसका ये कानून क्या क्या कह रहा है? ये कानून ये बोल रहा है कि हम ऐसे सामानों की बिक्री नहीं करेंगे जो सामान डिफॉरेस्टेशन से लिंक्ड है, यानी कि जिन सामान को बनाने में पेड़ काटे गए हैं, जंगल काटे गए हैं, राइट। और जितने भी इंपोर्टर्स, यानी कि कोई अगर व्यक्ति किसी सामान को ऐसी जगह से इंपोर्ट करवा रहा है जहां पर ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन की, तो उस इंपोर्टर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये चीज यहां पर कही जा रही है। तो सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान में रखिएगा। ये किस चीज को प्रमोट कर रहा है? इनका ये कानून ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स को प्रमोट कर रहा है, वैश्विक स्थिरता प्रयासों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। इंपोर्टर्स को मैंने आपको बता ही दिया कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इनकरेज किया जा रहा है कि भाई सभी लोग रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस जो है वो करें, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझें कि भाई पेड़ वेड़ नहीं काटने, क्योंकि पेड़ काटने के चलते क्लाइमेट चेंज की समस्या होती है। ये बोल रहे हैं कि एनवायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है कि इसके अंदर शामिल की गई है। और इसके नेगेटिव इंपैक्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा कि गरीबी जो है वो बढ़ जाएगी। स्मॉल स्केल फार्मर्स जैसे कि इथियोपिया में हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। अब उनकी बिक्री जो है वो नहीं होगी, सामान उनका बिकेगा नहीं, तो उनके लिए दिक्कत आएगी, लोगों की आजीविका पर इफेक्ट जो है वो पड़ेगा, राइट। तो ये सब इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हम लोग को देखने को मिलेंगे इस कानून के, क्योंकि अल्टीमेटली देखो कुछ लोगों की आजीविका जो है वो जंगल के ऊपर डिपेंड करती है। अब ह्यूमंस ने अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस तो कर ली, बट फिर भी जो उस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरह से, वो बेचारा क्या करे? वो कहां से खाए, कहां से कमाए, कहां से जिए? तो ये इसकी दिक्कतें हम लोग को देखने को मिल सकती हैं। बताइए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? ये क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं। दीपेंद्र, इतना लेट ज्वाइन किया है, सुबह 6 बजे ज्वाइन करने वाले थे। हालांकि माफी चाहूंगा, आज सुबह 6 बजे तो मैं भी ज्वाइन नहीं कर पाया। जो उस दिन दीपेंद्र के साथ हुआ था वही सेम चीज मेरे साथ भी हुई। मैंने सोचा बस 10 मिनट सो लेते हैं, 10 मिनट, वो 10 मिनट ने बैंड बजा दी। बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब जैसे कि मैंने आप लोग को पॉलिटी पढ़ाई हुई है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई हुई है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि गोवा, गोवा एक ऐसी टेरिटरी है जहां से सबसे आखिरी में, हाँ, हमारे यहां पर जो अंग्रेज आए थे हमारे देश पर कब्जा करने, वो सबसे आखिरी में यहां से गए हैं। अब अंग्रेज यानी कि इंग्लिश की यहां पर बात नहीं हो रही है, वो कहते हैं ना हम लोग फॉरेनर्स को अंग्रेजी बोलते हैं हम लोग। तो कौन फॉरेनर था जो यहां से आखिरी में गया? आंसर बताओ, बताओ जल्दी, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, कौन था फॉरेनर जो यहां से आखिरी में गए छोड़कर गोवा से? ये वो थे जो सबसे पहले आए थे और ये वही थे जो सबसे आखिरी में गए। कौन थे वो? पुर्तगाली, पोर्चुगीज। पोर्चुगीज ने गोवा को सबसे आखिरी में छोड़ा। तो इस टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे, गोवा लिबरेशन डे के टॉपिक को। तो आप लोगों को ईयर ध्यान में रखना है 1961, और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी डेट ध्यान में रखनी है। 19 दिसंबर 1961 ये वो दिन था जिस दिन हमने दौड़ा दौड़ा के भगाया पोर्चुगीज को कि भाई भागो यहां से, निकलो इंडिया से। जाने का नाम नहीं ले रहे थे, और गलती थोड़ी सी हमारी भी थी, थोड़ी हमारी लिबरल पॉलिसी थी। फिर हमने ऑपरेशन विजय कर दिया कि ऑपरेशन विजय के थ्रू हम लोगों ने पोर्चुगीज रूल को जो है वो यहां से
निपटा दिया। अच्छा, हैदराबाद के अंदर भी निजाम का वो हम लोग को रूल देखने को मिला था, निजाम भी छोड़ने को रेडी नहीं था। तो हैदराबाद में कौन सा ऑपरेशन किया था, कोई बता सकता है? मैंने, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल एक साथ ही पढ़ाए थे, कि एक ही दिन में सब टॉपिक कवर अप हुए थे। हैदराबाद के अंदर कौन सा ऑपरेशन था, कोई बता सकता है? हैदराबाद से निजाम फोर्स को हटाने का कौन सा ऑपरेशन था, जल्दी बताइए। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो लिखकर बताना फटाफट, ऑपरेशन पोलो, यस। और ऑपरेशन विजय हम लोग को इसका देखने को मिलता है, पोर्चुगीज का, सॉरी गोवा का, याद रखिएगा, पोर्चुगीज को भगाने के लिए। और 451 ईयर्स के पोर्चुगीज के रूल को यहां से खत्म कर दिया गया, पहला पॉइंट। नेक्स्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि क्या हुआ ऐसा कि भाई गोवा जो है उस पर इतना लेट हमारा कब्जा हुआ इंडिया का, या फिर आप ये कह सकते हो क्यों गोवा पर इतने लंबे समय तक जो है वो फॉरेन रूल चला। तो उसकी वजह थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब। तो ये थोड़े से बोल रहे थे कि भाई हमें अब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, किसी प्रकार से सैन्य संघर्ष नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। बट प्रॉब्लम 1955 में आई। प्रॉब्लम ये आई कि वहां पर हमारे सत्याग्रही जो है वो नॉन वायलेंट मूवमेंट कर रहे थे, पोर्चुगीज को बोल रहे थे, जैसे कि आपको पता है कि पूरे इंडिया के अंदर नॉन वायलेंस के आधार पर हमने जो है वो आजादी जो है वो हासिल करी। अब ये कहना पूरी तरह से सही भी नहीं है, क्योंकि डू और डाई वाली सिचुएशन एक बार जो है वो बोली गई थी गांधी जी के द्वारा ही, बट बाद में उन्होंने अपने स्टेटमेंट को करेक्ट कर लिया कि करो या मरो, बट देखो झगड़ा नहीं करना है। राइट, मतलब मैसेज दे दिया कि करना क्या है, बट एंड में एथिकली अपने आप को प्रूव कर। देखो ये कई बार ऐसा होगा, आप जब सर्विस में होगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपको पता है कि सामने वाले को, वो बोलते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी। तो ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, फिर उसको दबा दिया जाता है और धीरे से बोल दिया जाता है समझदार को इशारा काफी। तो समझदारों को पता है कि अब करना क्या है, क्योंकि अति कर दी थी अंग्रेजों ने। अब एक गाल पे तमाचा पड़े तो दूसरा गाल आगे दे दिया, राइट। ये वाली पॉलिसी नहीं है, किसी ने एक गाल पे आपके तमाचा मारा, सर काट दो बट, कि जिससे कि, और सबके सामने दिखा के कि आजू बाजू वाले लोग कुछ बोल ही ना पाए कि आइंदा से ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। अब देखो ये चीज वाकई मत कर देना, पता लगे बोलो कि भाई ये सर तो वायलेंस जो है वो सिखा रहा है। वायलेंस नहीं, मैं आपको चीज बता रहा हूं कि आपके साथ अगर किसी ने गलत किया तो उसको सबक जरूर सिखाओ। फॉरगिव करने का नेचर काम आप लोग का नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का तो बिल्कुल नहीं। ब्यूरोक्रेसी तो दंड देती है। ब्यूरोक्रेट्स क्या बोलते हैं, गलत किया फाइन, जेल, दंड। तो दंड, दंड देने का काम है, हालांकि जुडिशरी का है। इंटर रिलेट करता हूं मैं चीजों को, बट आपका भी काम होगा, क्योंकि आप ऑब्वियस ही बात है, कोई गलत करेगा तो दंड तो आप भी दोगे उनको। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोजीशन पे होगे, डीएम की पोजीशन पे होगे। तो सत्याग्रहीज, सत्याग्रहीज वर द पीपल। बहुत शांतिपूर्वक पोर्चुगीज से बोल रहे थे भैया चले जाइए, क्यों यहां पर रुके हुए हो, चले जाओ ना, चले जाइए। पोर्चुगीज ने मारा, 25 लोगों की डेथ। फिर हुआ हमारे पटेल साहब का दिमाग खराब, उन्होंने बोला ऐसी की तैसी, रुको बताते हैं इनको। ऑपरेशन विजय, हमारी फोर्सेस आकर जैसी बाहर खड़ी हुई, गोवा में लड़ाई नहीं हुई थी, हमारी फोर्सेस बस आके खड़ी हुई। ये पोर्चुगीज ने बोला भैया जा रहे हैं, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। ये चीज हुई थी बस, और कुछ नहीं। तो ये कहानी थी पूरी गोवा की, जो मैं आपको पहले भी काफी डिटेल में जो है पढ़ा चुका हूं। अब देखो ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, जो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे 1510 की बात करें तो ये नाम कुछ याद आ रहा है, अल बबुर्क, अल बबुर्क, नाम याद में आ रहा है? एडमिरल अल्फांसो दे अल्बुबर्क, इसने बीजापुर के सुल्तान को हराया और 1510 में गोवा के ऊपर कब्जा कर लिया। पोर्चुगीज था ये। 1510 में पोर्चुगीज पुर्तगाली आ गए थे गोवा के अंदर। 1928 में कुन्हा, कुन्हा याद है आपको? कुन्हा के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसने गोवा नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश कर दी थी। 1946 राम मनोहर लोहिया, इन्होंने जो है वो गोवा के अंदर जाके बोला कि भाई, पहली बार शुरुआत कर दी थी कि पोर्चुगीज भगो यहां से, गोवा से। 1949 हमने इंडिया और पोर्चुगल ने एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए। 1950 रिलेशन खराब हुए क्योंकि पोर्चुगीज ने जाने से मना कर दिया। पोर्चुगीज ने बोला 1950 में कि हम नहीं जा रहे कहीं, जो करना कर लो। 1951 पोर्चुगीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख मारा कि गोवा जो है वो पोर्चुगीज की ओवरसीज टेरिटरी है, और इसको इन्होंने नाटो से लिंक कर दिया।
मतलब दैट मीन्स कि अगर हम गोवा के ऊपर कब्जा करेंगे तो नाटो की पूरी फोर्स आएगी हमें निपटाने। फिर हमने बोला अब बर्दाश्त से बाहर चीजें हो रही हैं। 1961 ऑपरेशन विजय, 19 दिसंबर 1961। कुछ नहीं हुआ था ऑपरेशन में, इतना डर के मारे भागे थे ये लोग कि मैं क्या बताऊं आप लोग को। अब देखो गोवा के में कोंकण, आपको ध्यान में रखना, कोंकण क्षेत्र से रिलेटेड है गोवा, राइट। गोवा का हाईएस्ट पॉइंट जो हम लोग को देखने को मिलता है वो सोनसोगोर, हम लोग को इसका हाईएस्ट पॉइंट देखने को मिलता है। 7 मेजर नदियां गोवा के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। जुआरी, जुआरी बोलेंगे, राइट। मंडोवी, मंडोवी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तेरेखोल, चपोरा, गलगी बाग, राइट, कुम्मरजुआ नहर, तलपोना और साल, तो ये सब नदियां हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। 7 मेजर नदी गोवा के अंदर। और गोवा के अंदर जो प्रोटेक्टेड एरियाज हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, मैं आपसे कई बार बोल चुका हूं। मदेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रवाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर सेंचुरी, मोल्लेम नेशनल पार्क। तो ये जोग्राफिकल जो फीचर्स हैं वो थोड़े से ध्यान में रखने रहते हैं आप लोग को, ठीक है। तो क्लियर हो गया टॉपिक सभी को? सभी को अच्छे से क्लियर हुआ तो ओके लिख दो, फटाक से कमेंट बॉक्स में ओके लिख दो अगर सभी को ये टॉपिक क्लियर है। ओके लिख दीजिए, ओके, फटाक से ओके लिख दीजिए अगर सभी को ये टॉपिक क्लियर है तो। कमान कमान, वेरी गुड दीपेंद्र। दीपेंद्र के अलावा क्या सब लोग सो रहे हैं? जल्दी लिखो भाई, मुझे कमेंट से ही आप लोगों के। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो। अब जनरल स्टडीज की क्लास में मैंने आपको विंड्स के पैटर्न्स के बारे में पढ़ाया हुआ था। अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स जिन्होंने जीएस की क्लास अटेंड की हुई है। कैटाबैटिक विंड्स, ये विंड्स क्या होती हैं पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछूंगा। ये फोटो देख लो बस, फोटो में क्या समझ में आ रहा है? ये वैली है, माउंटेन वैली, राइट। पहाड़ ये हम लोग को दो देखने को मिल रहे हैं, इसके बीच में गैप है। तो ये हवा जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, राइट। हवा जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। मुझे ये बताओ, गर्म हवा ऊपर जाती है या नीचे जाती है? मेरा क्वेश्चन है, वार्म एयर राइजेस और फॉल, गर्म हवा ऊपर जाती है नीचे जाती है? गर्म हवा, वार्म एयर, वार्म एयर राइज करती है या फॉल करती है? अप या डाउन, सिर्फ इतना लिख दो, अप या डाउन, यू या डी। वार्म एयर राइज करती है, अप, ऊपर जाती है, हमने पढ़ा हुआ है। और ठंडी हवा नीचे रहती है ऊपर जाती है? नीचे रहती है ऊपर जाती है? यू और डी, ठंडी हवा यू और डी, ठंडी हवा यू और डी, ठंडी। कोल्ड एयर यू और डी, डाउन, यस डाउन, वेरी गुड, डाउन, वेरी गुड दीपेंद्र, वेरी गुड एवरीवन। अब सुनो, डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, गर्म हवा की या ठंडी हवा की? एच और सी, हॉट एयर या कोल्ड एयर? एच और सी, डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, एच और सी? एच और सी, हॉट एयर और कोल्ड एयर? सी बिल्कुल सही, निशा, दीपेंद्र, वेरी गुड। और बाकी लोग जल्दी आंसर दो। कोल्ड एयर की, ठंडी हवा की जो है वो डेंसिटी, वेरी गुड गीता, जो है वो, वेरी गुड रविंद्र, हम लोग को बोलता है कि ज्यादा होती है, राइट। अब इस फोटो की तरफ आप देखेंगे, इस फोटो की तरफ आप देखेंगे तो आपको इस फोटो से क्लियरली ये चीज समझ में आ रही, कैटाबैटिक फ्लो, मतलब हम लोग को ये चीज समझ में आ गई कि ये ऐसी हवा है जो माउंटेन वैली पे चलती है। पॉइंट नंबर 1 करेक्ट, एक ऐसी हवा जो माउंटेन वैली पे चलती है और ये वैली में नीचे की तरफ जाती है। आप देख सकते हैं एरो नीचे की तरफ है, तो ये हवा कौन सी है? ठंडी हवा है, क्योंकि ठंडी हवा नीचे रहती है, गर्म हवा ऊपर चली जाती है। तो उसमें अगर आपने एरो नीचे बना दिया तो आपको क्लियर हो गया कि ये ठंडी हवा है। जैसे कि कैटाबैटिक फ्लो होता है वैसे एटाबैटिक फ्लो है। तो एटाबैटिक जो है वो इसका जस्ट अपोजिट, ऊपर की तरफ। तो जब ये एरो ऊपर हो जाएगा तो वो हवा गर्म होगी या ठंडी होगी? एच और सी बताइए, एच और सी, हॉट या कोल्ड? एच और सी बताइए फटाक से। अगर इस एरो को मैं उल्टा कर दूं, जिसको हम लोग एटाबैटिक फ्लो बोलते हैं, तो एच होगा या सी होगा? एच होगा, बिल्कुल सही गीता, वेरी गुड दीपेंद्र, निशा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और यही कॉन्सेप्ट हमने ज्योग्राफी की क्लास में कवर किए थे। तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर, दैट मींस कि आप जो है वो रॉक करोगे, रॉक। आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। अब देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि हिमालय के अंदर एक सरप्राइजिंग फिनोमिना आया। अब हमें पता है कि ये कोई सरप्राइजिंग फिनोमिना नहीं है, ये विंड का फ्लो है।
जिसको हम लोग कैटाबैटिक विंड्स जो है वो कहते हैं। इसमें ये बोल रहे हैं कि भाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जो है, जो इंपैक्ट कर रहा था हाई एल्टीट्यूड आइस मास के ऊपर, उसमें अब कोल्ड एयर जो है वो नीचे की तरफ, लो एल्टीट्यूड की तरफ जा रही है और ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस को स्लो डाउन कर रही है। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ये सिर्फ न्यूज में ये बता रहा है, ये कैटाबैटिक फ्लो के कारण क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि कैटाबैटिक फ्लो के कारण क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है? क्या कॉन्सेप्ट लगाते हो आप लोग? यस और नो, वाई और एन। कैटाबैटिक फ्लो के कारण क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, वाई और एन। टाइप करिए वाई और एन, यस और नो। कैटाबैटिक फ्लो के कारण क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, वाई और एन। वाई, गीता ने बोला वाई, यस। और कोई? फटाफट, कम ऑन, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल हो सकती है। देखिए बात समझिए, क्लाइमेट चेंज मतलब टेम्परेचर राइज करना, क्लाइमेट चेंज मतलब टेम्परेचर बढ़ना। बट इस कैटाबैटिक फ्लो के कारण ठंडी हवा आ रही है और टेम्परेचर लेवल डाउन हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज क्या है? टेम्परेचर लेवल बढ़ना। कैटाबैटिक फ्लो क्या कर रहा है? उस टेम्परेचर लेवल को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाई एल्टीट्यूड एरिया में, ऊंचाई वाले एरिया में बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो उसमें लिख दो ओके, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% चांसेस है कि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके लिख दो फटाक से। तो ये हम लोग को चीज जो है वो देखने को मिल रही है। तो कैटाबैटिक विंड कौन सी है, मैंने आपको समझा दिया। ये डाउन स्लोप विंड्स है और ये माउंटेन सरफेस जो कोल्डर हम लोग को देखने को मिलता है देन द सराउंडिंग एयर, यानी कि माउंटेन सरफेस कोल्ड हो जाता है तो ये विंड जो है वो नीचे की तरफ सिंक कर जाती है। तो ये जो फोटो मैंने आपको दी है बस वही चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखना। इसका जस्ट उल्टा उल्टा होता है एनेबैटिक विंड्स। एनेबैटिक विंड्स तो ये अपस्लोप विंड होती है, गर्म वाली होती है। टेम्परेचर लेवल क्योंकि राइज होता है, हाई होगा तो ऊपर की तरफ जो है वो जाएगा। राइट, बस दैट्स इट। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट जितना मैंने आपको बताया बस उतना आपको समझना था। इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर और कुछ नहीं है। क्लियर? रिपीट रिपीट करें रविंद्र। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रखना। कैटाबैटिक विंड्स जो हम लोग को देखने को मिलती है वो नीचे की तरफ फ्लो करती हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो डेंस, जो हवा डेंस होती है वो ठंडी हवा होती है, वो नीचे की तरफ जाती है। अब टेम्परेचर लेवल राइज होना मतलब क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम में अगर ये ठंडी हवा आ जाएगी तो ये क्या कर रही है? टेम्परेचर को डाउन कर रही है कि नहीं कर रही? तो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई कि नहीं? क्लाइमेट चेंज मतलब टेम्परेचर राइज होना। ये हवा आ गई कैटाबैटिक, उसने क्या किया? टेम्परेचर को कम कर दिया। तो दैट मीन्स कि उसने टेम्परेचर को बढ़ने से रोक दिया। तो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम उसने रिजॉल्व करी कि नहीं करी? बिल्कुल करी। क्लियर विद एवरीवन? वेरी गुड, लेट्स कंटिन्यू। अब आपको एक चीज पता होगी कि जॉब्स के अंदर कुछ रिजर्वेशन होते हैं। सरकारी जॉब्स के अंदर अलग अलग प्रकार के रिजर्वेशन, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, राइट, और पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, विद कुछ ऐसे इश्यूज जो अभी उभर कर सामने आए हैं। थैलेसेमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल डिजीज, ये बीमारियों के बारे में आपको पता होगा। थैलेसेमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल डिजीज, राइट। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि ये प्रकार की बीमारी है। ये ब्लड डिसऑर्डर है एक प्रकार के। ये जो खून जो होता है ना, उसके इश्यूज हैं, उसकी प्रॉब्लम्स है। तो जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रकार के ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, उन लोगों को जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा। तो आप बोलोगे सर उसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसी तो काफी सारी बीमारी है, जॉब में रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा। देखिए, बात ध्यान समझिएगा। अभी जो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो आया, जो अभी 2016 में कानून आया पर्सन विद डिसेबिलिटी के अधिकारों का, उस कानून में ये तीनों बीमारियां मेंशन्ड है। उसके बावजूद इन तीनों बीमारियों से रिलेटेड सरकारी जॉब में रिजर्वेशन नहीं है। तो ये चीज है। और अब आपको देखो, आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनोगे आगे चल के, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब्स में 4% रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी के लिए दिया जाता है, दिव्यांगजन लोगों के लिए
4% रिजर्वेशन अलॉटेड है। और यह कहा जाता है कि हर एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट 1% रिजर्वेशन जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए रखे। 1% सीट्स पीडब्ल्यूडी के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। अब इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जनरली ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस, तो ये सब कैटेगरी जो है वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर आती है पीडब्ल्यूडी में। इसके अलावा ब्लाइंडनेस हो गया, लो विजन हो गया, डेफ हो गया, यानी कि जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिनको कुछ लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, राइट, किसी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी, जैसे कि मस्कुलर डायस्ट्रोफी, राइट, एसिड अटैक विक्टिम्स जो होते हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है, डॉफिज्म को वो दिया जाता है, लेप्रोसी को दिया जाता है, सेरिब्रल प्लासी को जो है वो रिजर्वेशन मिलता है। तो इस प्रकार की डिसेबिलिटी के लिए अलाउड है, बट थैलेसेमिया, हीमोफोलिया और सिकल सेल के लिए अलाउड नहीं है। तो अब देखिए, थैलेसेमिया क्या है? एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है। ये हीमोग्लोबिन, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन जो प्रोड्यूस होता है ना, वो हीमोग्लोबिन को कम कर देता है, यानी कि प्रोड्यूस होने नहीं देता। तो ये थैलेसेमिया, आपको ध्यान में रखना, थैलेसेमिया मतलब हीमोग्लोबिन बॉडी से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, थैलेसेमिया। सेकंड, हीमोफेलिया। हीमोफेलिया के अंदर जैसे कि किसी इंसान को चोट लग जाती है, कट पड़ जाता है, तो हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो चोट को अपने आप रिपेयर कर देता है। करता है कि नहीं करता? भाई कट गया हमें कहीं पर, थोड़ी देर बाद खून अपने आप बंद हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो हीमोफीलिया का मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग देरी से होगी, यानी कि ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होगी, खून ज्यादा मात्रा में बह जाएगा, क्लॉटिंग बहुत लेट होगी, तो यह है हीमोफीलिया। और तीसरा होता है सिकल सेल डिजीज, जिसमें रेड ब्लड सेल जो होते हैं ना, उसका शेप, ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें रेड ब्लड सेल का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। Which of the following is not considered as benchmark disability under the Rights of Person with Disability Act 2016? निम्नलिखित में से किसे इस अधिनियम के तहत बेंचमार्क विकलांगता नहीं माना जाता है? तो थैलेसेमिया इज द करेक्ट आंसर। थैलेसेमिया का करेक्ट आंसर है, क्योंकि अभी हमने बोला कि थैलेसेमिया, सिकल सेल डिजीज और क्योंकि थैलेसेमिया बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है इस कानून के तहत। ऑटिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस है, बट थैलेसेमिया नहीं है। लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी में इंक्लूडेड है, बट बेंचमार्क डिसेबिलिटी में इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जनरल स्टडीज की क्लास को ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। इस क्लास के अंदर प्रीलिम्स, मेंस और आपके पर्सनालिटी टेस्ट तीनों की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। 500 प्लस आवर्स की जीएस की क्लासेस हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है, पीडीएफ नोट्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, और 12 महीने का पूरा कोर्स होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स भी दिए जाते हैं, क्लासेस भी होती हैं। और हमारी पॉलिसी यहाँ पर लिखी हुई है कि एग्जाम में 80% क्वेश्चन हमारी क्लास से नहीं आए तो पूरी फीस वापस। अब फीस कितनी है इसकी? तो 20 रुपए पर डे की फीस है, यानी कि साल की मात्र 7,500, 7,500 ईयरली। 20 रुपए मात्र पर डे। तो आई थिंक कि आप अपने फ्यूचर के लिए इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, और सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ये बात पैसों की नहीं है, ये बात एक्सपीरियंस की है, कि जो एक्सपीरियंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और वो कहीं और नहीं मिलने वाला। तो इसके बारे में शेयर जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 130 मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं उनको डेजिग्नेट किया है, यानी कि भारत सरकार ने समुद्री प्रजाति की सुरक्षा के लिए 130 समुद्री संरक्षित क्षेत्र जो है वो नामित किए हैं। 130, तो ये फिगर याद रखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट कोस्टल एंड मरीन बायोडायवर्सिटी एरियाज। देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट कोस्टल यानी कि समुद्री तट, इसको हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट समुद्री तट, कोस्ट, और मरीन बायोडायवर्सिटी एरिया। बायोडायवर्सिटी का मतलब जैव विविधता, यानी कि ऐसा एरिया जहां पर समुद्री जैव विविधता है, यानी कि समुद्र मतलब कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र में समुद्र की बहुत सारी प्रजातियां हैं एक क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए
ये हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और अभी तक ऐसे 106 एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं और उन क्षेत्रों को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा जो है वो सरकार का हम लोगों को देखने को मिलता है इसके थ्रू, ICMBAS के थ्रू। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो थ्रेटेंड मरीन स्पीसीज होती है, यानी कि जो समुद्री प्रजाति जो होती है जिनको खतरा होता है लुप्त होने का, तो उनको शेड्यूल्ड एनिमल्स जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेड्यूल्ड एनिमल्स। अरे आपको पता है ना, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एनवायरमेंट की क्लास में। इसके अलावा आपको बता दें, जैसे कि समुद्र में रहने वाले जो टर्टल्स होते हैं, जो कछुए होते हैं, हम्पबैक व्हेल्स होती हैं, डुगोंग्स होते हैं, तो इनको बेसिकली प्रायोरिटी पे रखा गया है IDWH के थ्रू, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के थ्रू इनको, इनके प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी दी गई है। फिर डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो स्टैब्लिश हुआ है पाक बे में, सॉरी। तो अब देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है। क्या पूछा जाएगा? डुगोंग कंजर्वेशन, डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहां पर है? तो पाक बे। क्या आप मुझे बता सकते हो पाक बे की लोकेशन कहां है, कहां पर ये पाक बे पड़ता है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि कहां पर पाक बे है? क्या कोई बता सकता है कि कहां पर पाक बे है? जल्दी, कम ऑन कम ऑन, कम ऑन कम ऑन। क्या बता सकता है कोई? अरे इंडिया और श्रीलंका के बीच वाले एरिया में पाक बे है। ये सब लोकेशन ध्यान में रखने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल ज्योग्राफिकल लोकेशन ध्यान में रखिए। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था मैंने, आप बता नहीं पाए। नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान, नाम से जन्म आ रहा है कि टर्टल को प्रोटेक्ट करने का प्लान। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि समुद्री कछुओं को बचाना और उनके हैबिटेट को बचाना, आवासों को जो है वो संरक्षित करना। फिर एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन लाया गया था जिसके बारे में एनवायरमेंट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, 2021 में लॉन्च हुआ था। ये ओशियन और रिवराइन, रिवराइन यानी कि कौन सी, यानी नदियों में रहने वाली डॉल्फिन की प्रजाति, उनको दोनों को कंजर्व करने का इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर आपको पता है हमने कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019 फोकस करता है कि प्लान्स बनाए जाए इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज के लिए, जैसे मैंग्रोव जहां पर है, सी ग्रास है, सैंड ड्यून्स, कोरल्स, कोरल रीफ, टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड्स, राइट। तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, याद आ रहा है आपको, ये सब टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं एनवायरमेंट की क्लास में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये भी हमने रहे वो पढ़ा हुआ है। ये कानून हम लोग को देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर मरीन प्रजाति जो है उनके संरक्षण के लिए है, राइट। सरकार काफी सारे फंड्स भी प्रोवाइड कराती हैं उन राज्यों को जिन राज्यों में कोरल्स होते हैं, मैंग्रोव्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। कैंपा फंड्स भी एक हम लोग को है वो देखने को मिलता है। फिर सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है। ये बताती है किस तरीके से मॉनिटर करना है, मतलब ये बताती है कि कहां पर कौन सी चीजें हैं, कितनी ज्यादा मात्रा में हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो उसका एक आंकड़ा जो है वो देती है, ठीक है। फिर मरीन मेगा फौना स्ट्रैंडिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2021 में रिलीज की गई थी। समुद्री जो प्रजाति है उनको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिला था। बताइए 2021 में जो है वो, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूं, पढ़ूंगा तो आंसर मिल जाएगा आप लोग को। बताइए जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कमान फटाफट, इतना टाइम नहीं है भाई। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, यस, प्रोजेक्ट डॉल्फिन इज द करेक्ट आंसर। प्रोजेक्ट डॉल्फिन इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफी परेशान करने वाला टॉपिक है। फोटो में तो दाल दिखाई दे रही है, नाम भी लिखा हुआ है खेसरी दाल, बट आपको बता दें कि एक ऐसी दाल है जिसको खाने से इंसान को पैरालिसिस हो सकता है और हो जाता है। ये ऐसी दाल है जिसे खाने से इंसान को पैरालिसिस हो जाता है, और 2015 में इंडिया के अंदर इस दाल को बैन कर दिया गया था। सोचिए आप, ग्रास पी या खेसारी दाल, तो ये आपको पता होना चाहिए एज अ ब्यूरोक्रेट के तौर पर।
तो ग्रास पी, जिसको हम लोग खेसारी दाल भी कहते हैं, इसको खाने से क्या होता है, लेथीरिज्म। क्या होता है? लेथीरिज्म। तो लेथीरिज्म एक प्रकार की न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, राइट। एक प्रकार की कैसी परेशानी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, न्यूरोलॉजिकल, राइट। और जिसमें लोअर लिम्ब, जो हम लोग को नीचे के हिस्से, जो अंग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो पैरालाइज हो जाते हैं। इंडिया के अंदर इसको 1961 में बैन कर दिया गया था। 2015 में तो एक रिसर्च आई थी, 1961 में बैन कर दिया गया था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के थ्रू। जिस समय यह पाया गया कि लेट 19th सेंचुरी में लेथरिज्म के कारण, लेथरिज्म को खाने से काफी सारे लोग जो है वो पैरालाइज्ड हुए हैं। और सॉरी, ये दाल को खाने से काफी सारे लोग जो है वो लेथरिज्म की कंडीशन में आए, यानी कि पैरालाइज हुए हैं। और आपको ये बता दें कि बैन होने के बावजूद भी इसका कल्टीवेशन जारी है और इसकी खेती चली रही है। अब आपको ऑलरेडी पता है, गांजा बैन है फिर भी बिकता है, राइट। ये तो दाल है क्या बोले भाई। तो आगे की जो है वो चर्चा करें। 2015 में एक एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया रिसर्च करने के बाद कि बैन आप हटा दो, राइट, कि इस ग्रास पी से, क्योंकि ये कहा यह गया कि भाई इसको हटाने से फायदा जो है ये होगा कि ये घास जो है ये हेल्पफुल हो सकती है किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। क्योंकि इसकी सहन शक्ति जो है वो काफी अच्छी है, मतलब टेम्परेचर लेवल को झेलने की शक्ति जो है वो काफी अच्छी है, यानी कि ये सर्वाइव कर सकती है एक्सट्रीम कंडीशंस में भी। तो इसलिए आप इसको शुरू कर दो। तो फिर जब चिंता व्यक्त करी कि भाई इससे तो पैरालिसिस हो सकता है, तो उन्होंने बोला हम इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, क्योंकि आज की डेट में जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी काफी फेमस चल रही है। इन्होंने बोला हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे और इसमें जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, जिसके कारण से ये एंजाइम के चलते ये हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो उसको हम लोग हटा देंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। अब ये पता लगाया गया कि भाई ये होता किसके कारण है। तो उन्होंने बोला कि ये होता जो है वो बेसिकली एक प्रकार के टॉक्सिन के कारण, जिसको बीएपीएन बोलता है। ये एक जहर है, एक प्रकार का विष है, बीएपीएम, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो ये जो दाल के अंदर जो ये बीएपीएम जो एंजाइम है, इसको हटा दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो दाल जो है वो ठीक हो जाएगी और उसका आप यूज कर सकते हो और क्लाइमेट चेंज में काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, सिंपल सी। तो बताइए कौन सा जहर जो है जिसके कारण लेथीरिज्म होता है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। बहुत इजी क्वेश्चन। बताइए। सी इज द करेक्ट आंसर, बीएपीएन। दीपेंद्र ने करेक्ट आंसर दिया। जल्दी जल्दी सभी लोग और करेक्ट आंसर दो। निशा ने भी दे दिया, वेरी गुड, बीएपीएन, वेरी गुड। अब आपको याद आ रहा होगा एमपीपीएससी में अभी ये क्वेश्चन लाया गया था। 17 दिसंबर 2023 को एमपीपीएससी का एग्जाम था और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 14 दिसंबर के करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि 3 4 5 दिन पुराने भी जो करंट अफेयर्स होते हैं उस पर भी आपको कमांड बनाकर बैठनी पड़ेगी। क्योंकि अब देखो, पहले स्टेट पीएससी ऐसा नहीं करती थी, यूपीएससी खेलती है ऐसा। तो यूपीएससी के लिए आपको तो मतलब ये मान के चलो, आज एग्जाम लिखने जा रहे हो, 2 दिन पुराने करंट अफेयर्स भी पूछे गए हैं, ऐसा भी हुआ है यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर। तो आपको करंट अफेयर्स तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिट्स, तो मैंने आपको बताया कैमिलिट्स कैमल से रिलेटेड है। तो वो कौन सा ईयर है? 2024। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था कि 2024 जो होगा वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिट्स होगा, राइट। तो इसमें इन्होंने बोला कि जैसे जो कैमिलिट, जो ऊंट जो होते हैं, उनकी प्रजातियों के बारे में बात करी, अलग अलग प्रजातियां, राइट। एल्पकास, बैक्ट्रियन कैमल्स, ड्रोमीडेरीज, गुआन गुआनाकोस, इलामास, विकुनास, राइट। तो ये जो है हम लोग को देखने को रही है, अलग अलग कैमलिट्स की जो प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है। तो इन पर मेनली फोकस किया गया। क्यों फोकस किया? क्योंकि देखो, अब कैमल्स के ऊपर काफी सारे लोगों की आजीविका डिपेंडेंट है कि नहीं। कैमल्स काफी सारी चीजों में हेल्प करती है, सोर्स ऑफ मिल्क, दूध दूध पीते हैं लोग इसका, मीट, फाइबर, ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर काम करती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और इसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई इनसे रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना, राइट। तो बस ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। और ये कैमल्स की कुछ प्रजाति हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बस दैट्स इट। हाँ भैया, देखो एक ऐसा क्वेश्चन आया है, अब जिसने ध्यान दिया होगा उसका आंसर जो है वो लिख पाएगा कि कौन सी इंटरनेशनल
ईयर ऑफ कैमलेट्स 2024 में कौन सी कैमलेट्स की प्रजाति शामिल नहीं है? तो देखो, इंटरनेशनल ईयर एल्पकास शामिल है, बैक्ट्रियन कैमल शामिल है, डोमीडेरी शामिल है, गुनाकॉज है, इलामाज है, विकुनाज है, राइट? तो इसमें जेब्रा अलग ही दिया हुआ है हम लोग को देखने को, कैमल इज डिफरेंट, जेब्रा इज डिफरेंट, तो जेब्रा इसके अंदर जो है वो शामिल नहीं है, राइट? क्लियर? बातें समझ में आ रही है सभी को? सभी को बातें समझ में आ रही है? चलिए, अब गाइस आज की डेट में आपको ऑलरेडी पता है साइबर अटैक का कितना ज्यादा खतरा है। इस खतरे से बचने के लिए अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने एस्टैब्लिश किया है एक सिक्योर ईमेल सिस्टम 10,000 यूजर्स के लिए। सिक्योर सिस्टम, ईमेल सिस्टम, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो उनके लिए ईमेल सिस्टम लेकर आए कि अपने मैसेजेस एक दूसरे के पास ट्रांसफर करने के लिए एक सिक्योर सिस्टम एस्टैब्लिश किया है। और ये सिक्योर ईमेल सिस्टम जो है वो किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, राइट? और ऑपरेट करता है ये जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन के ऊपर बेस्ड। इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जिसमें फेशियल और बायोमेट्रिक्स रिकॉग्नाइजेशन शामिल है। लॉग इन और लॉग आउट टाइम जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और मॉनिटर किए जाते हैं। और साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए ये चीज थी। अब इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन विद फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और बायोमेट्रिक्स, बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर। दीपेंद्र, रविंद्र, गीता, वेरी गुड। अब देखो ये खड़े हुए हैं मिलिटेंट्स, हाउती मिलिटेंट, फोटो तो ऐसे खिंचवा रहे हैं पीस, बिल्कुल कि जैसे ये पता है, ये लोगों को पता भी नहीं होता ये साइन किसका होता है, फिर भी लोग जो है वो लगे हुए होते हैं कि 2 उंगली दिखाने। 2 नंबर आ रही है क्या इन लोग को? 2 नंबर ही आ रही है, क्योंकि साइन का मतलब तो पता नहीं होगा, ये साइन है पीस का। हद है भाई। तो क्या रीसेंट एक्टिविटीज जो है वो हाउती मिलिटेंट्स की हम लोग को रेड सी क्षेत्र में देखने को मिली थी। इन लोगों ने क्या किया कि वहां पर 12 कमर्शियल शिप के ऊपर 12 बार कमर्शियल शिप के ऊपर अटैक कर दिया। अब इसके कारण वहां पर भाई ट्रेड रुक गया। अब कोई भी शिप वाला वहां पर जा नहीं रहा है कि ये साले अटैक कर देंगे डर के मारे, तो उसके कारण सप्लाई चेन डैमेज हो रहा है। सोचिए आप, ऐसी हरकत है। तो हाउती मूवमेंट जो है वो शुरू होता है 1990s में यमन के अंदर। तो हाउती किससे एसोसिएटेड है? यमन मिलिटेंट्स है। और ये ज़ैदी रिवाइवलिस्ट ग्रुप के तौर पर उभर कर आए थे, जो कि शिया का एक सेक्ट है। शिया और सुन्नी का इशू तो आप जानते ही हैं, राइट? इनिशियली जो है वो रिलीजियस और सोशल नेटवर्क पर ये फोकस करते थे। फिर 2015 में हाउती साले अलायंस हुआ, यानी कि हाउती और साले का एक गठबंधन हुआ, और इन्होंने साना को जो है वो कैप्चर कर लिया और यमन के अंदर सिविल वॉर करवा दिया। यानी कि साना कैपिटल, उसको कैप्चर करके यमन पर सिविल वॉर जो है वो कंडक्ट करवा दिया। तो किसके कारण यमन में सिविल वॉर हुआ? तो ये जो याना का जो टेरिटरी है, साना, यमन की टेरिटरी साना, तो उसको जो है वो हाउती साले अलायंस ने कैप्चर कर लिया था। तो उसके कारण से सिविल वॉर जो है वो हो गया था यमन में। बस इतना सा चीज थी इसके अंदर। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो मैंने जो आपको पढ़ाया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और मिलकर तैयारी करिए, पढ़ाई करिए और रेगुलर लाइव रहिए। लाइव क्लासेस में मजा आता है। चलिए मैं साइन ऑफ करता हूं। और रिगार्डिंग जीएस की क्लास, अभी निशा और दीपेंद्र दोनों क्लास में ही शामिल हैं। तो आज अपन जीएस की क्लास जो है वो नहीं रख रहे हैं, जनरल स्टडीज की। थोड़ा सा लेट हो गया, अभी उसका कंटेंट रेडी नहीं हो पाया। या 4 बजे अगर क्लास हुई, अगर इन केस 4 PM पे मैं क्लास रखूंगा, तो मैं आपको 3 बजे तक इन्फॉर्म कर दूंगा। क्लियर विद एवरीवन? 4 बजे अगर क्लास रखता हूं तो 3 बजे तक इन्फॉर्म कर दूंगा। क्लियर? चलो, जय हिंद गाइस। जय हिंद, जय